बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आफ्ताब इकबाल साहब एंड the organizers of Dr. Khan, thank you very much for inviting me. पहली बात यह है कि डॉक्टर खान का जो गायनी सेशन है दैट इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर साइमा ज़ुबैर एंड डॉक्टर साइमा ज़ुबैर की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आई। उनकी सेहत के लिए सब लोग दुआ कीजिएगा। शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। दूसरी बात, जो मेरे से पहले साहब स्टेज पे थे, उन्होंने कहा कि अगला सेशन वुमेन हेल्थ पे होगा। तो वुमेन हेल्थ में वुमेन कम है हॉल में, और मर्दों के जिम्मेदारी में आई है कि स्पीकर भी मर्द है और ऑडियंस भी मर्द है, और हम सब ने मिलकर कौम की माओ बेटियों को बचाना है। आई हैव बीन गिवन ए टॉपिक विच इज ABC of Obs and Gynae. I will be talking about very basic things which you see in day-to-day practice. पाकिस्तान में जब भी हम डॉक्टरों का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें हम दो सवाल सबसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे बड़ा मसला क्या है। तो वो ओवर पॉपुलेशन है। हमारा कॉन्ट्रासेप्शन रेट 32% है, जो कि बरतानिया का 70% है। सो फैमिली फिजिशियंस पे एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि पेशेंट को जो बेसिक कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन है वो किसी तरीके से आप इम्पार्ट करें, क्योंकि हमारा मसला बच्चे पैदा करने से ज़्यादा बच्चे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए आपका नेशनल कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रासेप्शन के इल्म को बढ़ाना और उसके इस्तेमाल का लोगों को बताना और उसके लिए उनको फैसिलिटेट करना। आई वुड रिक्वेस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि मुल्क में जिस रेट हमारा ग्रोथ रेट 3.41 है, यानी एक जोड़ा 3.5 बच्चे पैदा करके जाता है, जबकि इंडिया का 2.01 है और बांग्लादेश का 1.95 है, यानी 2 लोग 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो उससे ग्रोथ आपकी स्टैटिक हो जाती है। टारगेट कोई भी हो, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट अपने रीजन में ज़्यादा है और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी फैमिली फिजिशियंस पे आती है। दूसरा बड़ा मसला जो हम बात करते हैं हमारा क्या है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी है। पाकिस्तान में शरह अमवात 186 है पर 100,000 बर्थ्स, बांग्लादेश में 31 है। तो अपना लेवल बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका में इट इज 31, पाकिस्तान में 186। हर लेक्चर हर कॉन्फ्रेंस में बात होती है कि सस्टेनेबल मिलेनियम गोल क्या है। तो गोल है कि इस रेट को 70 पे लाया जाए। अभी हम 86 पे हैं, किसी ज़माने में हम 256 से हमारी ओवरऑल बेहतरी ज़रूर आई है, क्योंकि पढ़े लिखे डॉक्टर पेरिफेरी में मूव कर रहे हैं। बहुत सारे फेलोज FCPS are now working in THQ and basic health units level. उससे चीज़ों में फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन अभी हमें कंट्रीब्यूट करना है। हम मुसलमान हैं, हम ये सोचते हैं कि जिस दिन मौत लिखी हुई है उस दिन आके रहनी है, लेकिन साइंस ने ये कहा है कि अशरफुल मखलूक़ात होने की बुनियाद पे कुदरत ने दुनिया में वसाइल के साथ इंसान को दिमाग दिया है और इस बात की इजाज़त दी है कि आप तजर्बात करके चीज़ों को मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं। यूरोप ने ये बात साबित की है कि मैटरनल डेथ्स आर लार्जली प्रिवेंटेबल, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो मैटरनल मोर्टेलिटी की कॉजेज इन ब्रिटेन एंड इन पाकिस्तान और इंडिया वर द सेम। पहली 4 वजूहात मोर्टेलिटी में नंबर 1 हेमरेज है, नंबर 2 पे इन्फेक्शन है, नंबर 3 पे अनसेफ अबॉर्शन है, नंबर 4 पे मेडिकल डिसऑर्डर है जिनमें PIH आता है। ये चारों बरतानिया ने कंट्रोल कर ली हैं। ये अब उनकी टॉप लिस्ट पे नहीं है। उनकी टॉप लिस्ट पे वो रह गई हैं जो नीचे जाके हमारी गिनती में ही नहीं आती, इतनी थोड़ी मौतें हैं। पाकिस्तान में सालाना 25 से 30 हज़ार औरतें चाइल्ड बर्थ में मर जाती हैं। अगर इसको बरतानिया से आज आप कंपेयर करें तो बरतानिया में साल में 100 औरत मरती है। 100 वर्सेज 25 to 30,000 की रेशो है इस वक्त, और ये सब उन्होंने एंटीनेटल केयर से अचीव किया है, जो मेरा आज का टॉपिक है। एंटीनेटल केयर से हमारी मुराद क्या है? हर प्रेग्नेंट औरत का बुनियादी हक है कि उसको उस मुल्क की हुकूमत
एंटीनेटल केयर डोर स्टेप पे प्रोवाइड करे। हमारे यहाँ लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ विजिटर्स का नेटवर्क है। गांव की हर प्रेग्नेंट औरत उसके पास रजिस्टर होनी चाहिए और उसको एंटीनेटल केयर में जो बेसिक मेजरमेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, बच्चे की ग्रोथ, इन चीज़ों को मॉनिटर करने की फैसिलिटी डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। नंबर 2, हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, 3 डिलेज की बात होती है हर जगह पे। औरत को फैसले का हक नहीं है घर में, इसलिए कहाँ जाना है, किससे इलाज कराना है, क्यों कराना है, इसका फैसला होने में देर होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में देर होती है और फिर जहाँ वो लैंड करते हैं वहाँ पे स्टार्ट ऑफ हेल्थ केयर की वजह से देर होती है। इसलिए एंटीनेटल केयर का होना हर एक ज़माना था, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर अल्ताफ बशीर थी फैसलाबाद में, तो उन्होंने इस सब्जेक्ट पे काम किया कि उन्होंने फैसलाबाद के इर्द गिर्द में एम्बुलेंस सर्विस शुरू की और वहाँ की LHVs को ट्रेन किया, उनको बताया व्हाट टू डू और उससे ज़्यादा ये बताया वेयर टू स्टॉप। ये आपके लिए बड़ा रेलेवेंट बात है कि जनरल फिजिशियन इज मेंट टू टेक केयर ऑफ द बेसिक थिंग्स एंड व्हेन टू स्टॉप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन वहां से शुरू होती हैं जब आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं। वे टू स्टॉप एंड व्हेन टू रेफर द पेशेंट में 5 बातें आती हैं कि अगर किसी पेशेंट का ब्लीडिंग का केस है, ट्विंस का केस है, मेल प्रेजेंटेशन का केस है, मेडिकल डिसऑर्डर्स का केस है, तो जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो तो पेशेंट को उस वक्त अगले स्टेप पे रेफर कर देना एक बहुत बड़ी बात और कैलकुलेशन है, क्योंकि जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पेशेंट इन एंटीनेटल केयर शुड बी डिवाइडेड इनटू हाई रिस्क, लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क। और दूसरी बात यह है कि जब भी मुझे मौका मिला है फैमिली फिजिशियंस के फोरम पे बात करने का, तो मैंने ये अर्ज किया है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पे हेल्थ में टर्शरी केयर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल एंड फैमिली फिजिशियंस आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें सिंपल सी बात है कि एक मोहल्ले का पूरा शहर 4 फैमिली फिजिशियंस के साथ रजिस्टर है, आपको जो भी प्रॉब्लम होना है आपने उसके पास जाना है, आगे पूरी चेन को फैमिली फिजिशियन आपका मैनेज करेगा। और ये सिस्टम पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। फैमिली सिस्टम फिजिशियन अपनी जगह ऑटोनोमस है, हॉस्पिटल अपनी जगह पे ऑटोनोमस है, एंड दिस इज द मिसिंग लिंक इन द एंटीनेटल केयर, व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिड्यूस द केयर। पहला सवाल है मेरा आपसे कि एंटीनेटल केयर 40 हफ्तों में कितनी दफा मरीज को देखने की जरूरत होती है? तो जब से हम पढ़ रहे हैं, या हमारे से पहली नेशन है, 1938 मॉडल है एंटीनेटल केयर का कि आप शुरू में 4 हफ्ते बाद देखें, 28 वीक्स बाद 2 हफ्ते बाद देखें, 36 के बाद आप उसको वीकली देखें। ये बात ठीक है कि किसी न किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उनको देखना चाहिए, लेकिन हर विजिट पे हॉस्पिटल जाने से OPD ओवर क्राउड हो गए हैं। ओवर क्राउड होने से 70% लो रिस्क पेशेंट बार बार आने की वजह से हाई रिस्क पेशेंट जो है वो मिस हो जाते हैं। उसके लिए इसको कहते हैं 16 विजिट्स मॉडल। उसके बाद दूसरा मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ जो था 4 विजिट्स। तो 4 विजिट में हॉस्पिटल का बर्डन कम हो गया लेकिन मोर्टेलिटी बढ़ गई। इसलिए करंटली WHO क्राइटेरिया है कि पेशेंट को एंटीनेटल केयर में कम से कम 8 विजिट होने चाहिए, और 8 विजिट में रिस्क पिकअप और उनकी कॉम्प्लिकेशन पिकअप जो है वो अच्छी है। उसके बाद ये स्लाइड है जो एनीबडी हु वांट्स टू सी कि जो 8 विजिट्स हैं वो किस किस स्टेज पे आते हैं। जब पेशेंट अगर देखे जाएं तो आपका मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम किया जा सकता है। पहला विजिट 12 हफ्ते के करीब है, और फिर 20 और तीसरा 26 टाइप। इसको आप अगर कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो दिस स्लाइड। उसके बाद है अगला स्टेप है कि जब पेशेंट आपके पास एंटीनेटल आता है तो हम कैसे शरह मवाद को कम करते हैं। लफ्ज है कि ऑब्स्टेट्रिकल केयर इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। आपका मतलब है यू आर डूइंग स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है टेस्टिंग द होल पॉपुलेशन। आउटडोर में ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं इन सब का टेस्ट किया जाए, इनमें से हाई रिस्क पिक किए जाएं और उनके ऊपर फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाए।
इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सस्ता होना चाहिए, नॉन इन्वेसिव होना चाहिए, मिनिमल एक्सपेंसेस का होना चाहिए और उसकी हाई स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी होनी चाहिए। उससे जो निकलते हैं जो पॉजिटिव 10% आमतौर पे जिन जिन चीज़ों पे आप स्कैन करते हैं 10% पेशेंट सस्पिशियस निकलते हैं, जिनके ऊपर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं तो 1 to 2% वो निकलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर जनरली मोर इन्वेसिव एंड मोर एक्सपेंसिव, दे कैन नॉट बी अप्लाइड टू होल पॉपुलेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट उन लोगों पे अप्लाई किए जाते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है कि डिसऑर्डर को इतना प्रेवलेंट होना चाहिए सोसाइटी में कि उसकी टेस्टिंग पे इतना वेस्ट करने से सोसाइटी को फायदा हो, क्योंकि सब लोगों के टेस्ट करके सिर्फ 10% पॉजिटिव निकालने से 90% पेशेंट्स के ऊपर वो टेस्ट गैर जरूरी तौर पे अप्लाई होता है। इसलिए जितना सस्ता टेस्ट हो, जितना ज्यादा उसकी यील्ड हो, फायदा हो, सेंसिटिविटी हो, वो टेस्ट सबसे बेहतर रहता है। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था उस वक्त हम स्क्रीनिंग करते थे तो उसमें सिफिलिस भी शामिल था। आजकल हमारा सिफिलिस हट गया है लेकिन उसकी जगह पे हेपेटाइटिस ऐड हो गया है। लेकिन रिमेंबर 2-3 चीजें पाकिस्तानी कौम में प्रेवलेंट हैं बेहिसाब। वन ऑफ देम इज एनीमिया, सेकंड इज डायबिटीज एंड थर्ड इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। और बहुत सारे आपके पेशेंट्स ऐसे हैं जो पैदाइश से लेके प्रेगनेंसी तक डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं आते और उनमें कार्डियक एनोमलीज होती हैं। इसलिए जो भी एंटीनेटल केयर का पेशेंट आता है प्लीज स्टेथोस्कोप रख के उसका हार्ट जरूर सुने। अगर उसमें कोई मरमर निकलता है तो उसको उस हिसाब से देखा जाए। शुगर में आमतौर पे जो हिस्ट्री आप लेते हैं उसमें उसकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास पेशेंट आते ही तब है जब 2-3 अबॉर्शन हो चुकी होती हैं या 2-4 अबनॉर्मल बच्चे पैदा हो सकते हैं। थैलासीमिया हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। जिस वेल फेड लड़की का 18 साल की 22 साल की उम्र में HB9 पे ठहरा हुआ हो, उस बच्ची को थैलासीमिया टेस्टिंग की जरूरत है, क्योंकि थैलासीमिया में जो मर्जी कर लें उनका HB9 से ऊपर आमतौर पे नहीं जाता। हमारा अनीमिया के बारे में 2 मैसेजेस हैं, 2-3 मैसेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हेमरेज क्यों मारता है लोगों को 2 वजूहात से। नंबर 1, उनका एबिलिटी टू सस्टेन हेमरेज कम होता है बिकॉज ऑफ अनीमिया। नंबर 2, आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज वो नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार अस्पताल आते हैं, आप उनको कहते हैं ब्लड अरेंज करो, वो भाग जाते हैं। हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज आर लेस फॉर एडिक्वेट व्हाट वी नीड इन द कंट्री। और दूसरे नंबर पे हर मरीज को एडवोकेट करें कि पानी बॉयल करके पिएं, क्योंकि हमारे यहाँ नलकों का पानी 100 फुट 2 फुट से आता है, गांव के गिर्द चप्पड़ है, वहां से ही पानी ड्रेन होकर वापस आ जाता है विदाउट फिल्ट्रेशन। एंड वर्म इन्फेस्टेशन इज द बिगेस्ट कॉज इन आवर कम्युनिटी ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। इसलिए अपने मरीजों को ये एडवाइस करें कि पानी बॉयल करके पिएं। और दूसरी बात यह है कि एनीमिया का सबसे अच्छा प्रिवेंशन ये है कि अगली प्रेगनेंसी से जाने से पहले उनके आयरन स्टोर रिस्टोर होने चाहिए। इसलिए हर मरीज को जहां मौका मिले डिलीवरी के बाद एक आयरन इंजेक्शन लगा दें तो वो आपका सारा काम कवर कर जाता है। और जिसको भी आयरन दें उसको साथ फॉलिक एसिड जरूर दें, बिकॉज आयरन विदाउट फॉलिक एसिड यूटिलाइज नहीं होता और हीमोग्लोबिन बनती नहीं है। इसलिए जो अगली बात है वो अगली बात है फीटल मूवमेंट्स। मैं 4-5 टॉपिक्स को क्विकली कवर करूंगा, जितना भी टाइम है मेरे पास मुझे बता दीजिएगा। आई कैन स्पीक टिल 5 o'clock इफ यू वांट। सबसे बड़ी बात है कि आपको एज फैमिली फिजिशियन ये बात पता होनी चाहिए कि फीटल मूवमेंट क्या है। फीटल मूवमेंट किसी जमाने में ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी कि जब किसी को पहली मूवमेंट होती है उस वक्त प्राइमरी 16 हफ्ते होती है, मल्टी 16 हफ्ते होती है और प्राइमरी 18 हफ्ते होती है। ये टीचिंग थी व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, और इसको क्विकनिंग कहते हैं कि किस तारीख को आपको पहली मूवमेंट हुई थी उस वक्त आप हमारे कैलकुलेशन में 18 हफ्ते थी। ये अब नहीं होती क्योंकि अल्ट्रासाउंड अब हर किसी के पास है, इसलिए शुरू से मरीज के पास और कुछ हो ना हो 5-6 अल्ट्रासाउंड हर मरीज के पास होते हैं। इसलिए ये तो अब तकरीबन इसका इस्तेमाल खत्म हो गया। पहली बात यह है कि आपके पास मरीज 16, 18, 20 हफ्ते पे आगे कहती है मुझे मूवमेंट नहीं होती, तो आपका क्या जवाब है
किताबों में लिखा है कि 16 और 18 हफ्ते पे मूवमेंट होती है। हमारी रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तानी औरतें अपनी मूवमेंट को टाइम पे रिकग्नाइज नहीं कर सकती, और मेजॉरिटी पेशेंट्स एक्चुअली से कि मुझे मूवमेंट 22 वीक्स 23 वीक्स पे हुई है। पाकिस्तान में मूवमेंट लेट शुरू नहीं होती, अल्ट्रासाउंड पे 7 वीक पे पता चल जाती है, लेकिन पेशेंट्स की एबिलिटी इन जनरल टू आइडेंटिफाई कि ये फीटल मूवमेंट है इज लिटिल लेटर दैन दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। इसलिए आमतौर पे 23 वीक्स पे मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। जब लाइकर मैक्सिमम होता है वो 28 to 32 वीक्स है, इसलिए बच्चे की मूवमेंट फ्लोटिंग मूवमेंट जो है वो 28 और 32 वीक्स के दोबारा होती है। दूसरी बड़ी कंप्लेंट पहली 20 वीक्स के करीब आती है कि मुझे मूवमेंट नहीं हो रही, दूसरी आती है 35 वीक्स पे। 35 वीक्स पे जाके मूवमेंट पैटर्न चेंज हो जाता है। बच्चे का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मैच्योर होने की वजह से छोटी छोटी जो हरकतें हैं वो कम हो जाती हैं, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट होती है जो वक्फे बाद होती है। बच्चा 40 मिनट सोता है, 40 मिनट एक्टिव होता है। आपका ये जॉब है अपने पेशेंट को ये बताना कि भाई ये मैक्सिमम मूवमेंट होती है 10 मूवमेंट्स पर 1 आवर, लेकिन जहां पे वरिंग लेवल आता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होनी चाहिए वो है 10 मूवमेंट्स इन 12 आवर्स। सुबह 9 बजे पेशेंट अपने पेट पे हाथ रखे और वेट करे कि उसकी 10 कब पूरी होती हैं, और जब 10 पूरी हो जाती है फिर बाकी सारा दिन गिनने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको अगर रात के 9 बजे तक 10 नहीं होती तो फिर अपने डॉक्टर को फोन करें या उससे रब्ता करें कि मैं सुबह 6 बजे से गिन रही हूँ, शाम के 6 बज गए हैं, मेरी 10 मूवमेंट पूरी नहीं हुई, मुझे असेस कर ले। ये बात पेशेंट को आपने खुद समझानी है। हमारे यहाँ कागज दे देते हैं पेशेंट को, पेशेंट कागज फाड़ती रहती है। कागज फाड़ना मकसद नहीं है, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 मूवमेंट्स। किसी को घंटे में हो जाए तो बात खत्म, किसी को 2 में 3 में 4 में 12 घंटे में जिसको पूरी नहीं होती 10 मूवमेंट्स, उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है। मूवमेंट एक इंडिकेटर है, इसकी वजह से अलार्म नहीं होना चाहिए। 20 वीक्स पे अप्रिशिएट होना शुरू होती है, 28 to 32 बहुत तेज होती हैं, 35 पे जाके थोड़ी सेंसिबल हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। और ज्यादातर लोगों को सुबह जब आंख खुलती है उस वक्त मूवमेंट ज्यादा होती है, या जब रात को सोने लगते हैं उससे घंटा पहले मूवमेंट ज्यादा होती है। अगर किसी को मूवमेंट ना हो तो शी शुड टेक ए स्वीट ड्रिंक, क्योंकि ग्लूकोज से मूवमेंट्स तेज हो जाती हैं और वो गम निकल जाता है कि इसको मूवमेंट होती है या नहीं होती। आखिरी बात यह है कि डिलीवरी से 48 आवर्स पहले बच्चा अपनी मूवमेंट्स कम करता है लेबर ऑनसेट से। जैसे आपने किसी लंबे सफर पे जाना हो तो आप कहते हैं मैं सो लूं, आई एम गोइंग टू गो ऑन अ जर्नी। बच्चा भी कहता है कि आई एम गोइंग टू गो थ्रू द जर्नी ऑफ लेबर, सो मुझे अगर थोड़ा सो लेने दें तो मेरी ऑक्सीजन कंजर्व्ड होगी एंड आई विल यूज इट। ये सारी मूवमेंट्स के सवाल आते हैं। उसके बाद आ जाता है जो मेजरमेंट आप करते हैं प्रेगनेंसी में, पेट पे हाथ रख के जो लोग करते हैं, आजकल तो जमाना अल्ट्रासाउंड पे चला गया, सारे लोग अल्ट्रासाउंड ही देखते हैं। क्लिनिकली लेटली आजकल पढ़ाया जा रहा है कि टेप से पेट को मेजर करें तो अच्छा पेट मेजर होता है। ये मैं आपको बता दूं कि वो कॉकेशियन पॉपुलेशन वाइट टॉल वेमेन के लिए है, वो पाकिस्तानी औरतों के लिए टेप उतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि स्मॉल मदर्स प्रोड्यूस स्मॉल बेबीज, लार्ज मदर्स प्रोड्यूस लार्ज बेबीज। अगर आमतौर पर कहा जाता है कि 16 हफ्ते से 36 हफ्ते के दरमियान अगर टेप से सेंटीमीटर से सिम्फिसिस प्यूबिस से ऊपर मेजर करें तो जितने सेंटीमीटर ऊपर आ जा रही है फंडल हाइट उतने वीक्स की प्रेगनेंसी है। पाकिस्तान में आमतौर पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनका सिम्फिसिस प्यूबिस और ज़ीफी स्टर्नम के दरमियान में टोटल 36 नहीं है, तो उनको आप कैसे मेजर करेंगे। इसलिए क्लिनिकली मेजर करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि अम्बलाइकस पे 22 वीक्स होता है और फंडस के करीब जाकर 36 वीक्स होता है। हर किसी को IUGR की कैटेगरी में ना लेके जाएं। टेप आपको कई पेशेंट्स में IUGR की तरफ ले जाती है, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, और आप उसको फिर अल्ट्रासाउंड से असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है जी अगला सवाल है। एक दिन बैठा हुआ मैं सोच रहा था, ये आज से 10-15 साल पुरानी बात है, जब व्हेन आई वाज राइटिंग बुक। किताबें लिखने का मुझे एक फायदा ये भी हुआ कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी कि अब बहुत सारी बातें थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन गई हैं। मैंने बैठे बैठे सोचा कि कुदरत इंसान की साइड पे है और कुदरत इंसान हर बॉडी के ट्रॉमा को हील की तरफ लेके जाती है।
चोट लगती है तो इन्फ्लेमेशन को लोग कहते हैं तकलीफ दह चीज है, इन्फ्लेमेशन इज अ रिपेयर प्रोसेस। इसलिए हर प्रॉब्लम जब आपको अगर ब्रेन को सप्लाई नहीं जाती तो कुदरत आपको गिरा देती है ताकि आपकी ब्रेन को सप्लाई चली जाए और आप अपना बचाव कर लें। तो मैं बैठ के सोचा कि कुदरत इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि औरत को पहले 3 महीने वॉमिटिंग में डाल देती है प्रेगनेंसी के, और वो वॉमिटिंग से डरती रहती है और बुरे हालात हो जाते हैं, ना वो खा सकती है ना पी सकती है। पहली बात ये सीख लें कि बच्चे का 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक न्यूट्रिशनल नीड 0 होती है। माँ अगर कहत में भी है तो बच्चे पे IUGR या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं आती। 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे जाके बच्चे का वजन होता है 500 ग्राम। 28 वीक्स और 24 के दरमियान में सिर्फ 4 हफ्ते में 500 ग्राम ऐड होके 28 हफ्ते पे 1 kg हो जाता है, और 28 से 36 तक 8 हफ्ते में बच्चा 2.5 kg हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ का वेट गेन और बच्चे का वेट गेन और लाइकर की प्रोडक्शन और सारी चीजें मिला के 25 वीक से लेके 26 वीक के दरमियान में सारी चीजें बढ़ती हैं। इसलिए माँ प्रेगनेंसी में आमतौर पे 20 वीक्स तक अगर आपसे कंप्लेंट करे कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, तो उसका वजन नहीं बढ़ना उसमें, क्योंकि उसमें आमतौर पे वो खा कुछ नहीं सकती वॉमिटिंग की वजह से, और वॉमिटिंग करने से उसका वेट एक्चुअली कम हो जाता है ज्यादा होने की वजह से। इसलिए यू शुड गेट कंसर्न्ड अबाउट वेट आफ्टर 25 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इन फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिस आपको एक बात समझ होनी चाहिए कि वेट लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वेट के प्रीरेक्विजिट ये है, नंबर 1, आप हर दफा वेट लेने के लिए सेम मशीन इस्तेमाल करें। नंबर 2, आप सेम फिजिकल कंडीशन में हो, और सेम फिजिकल कंडीशन है कि सुबह उठ के वॉशरूम जाएं, आप ब्लैडर रेक्टम खाली करें और वॉशरूम में नहाने से पहले विदाउट ड्रेस कंप्लीट कपड़ों के बगैर अपना वेट करें। इसलिए आपको वेट मशीन आमतौर पे बाथरूम में मिलती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट अगर आपने सिमिलर वेट को कंपेयर करना है तो इट शुड बी डन विदाउट वेयरिंग एनीथिंग एंड पासिंग द स्टूल एंड यूरिन एंड विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उससे आप खाली पेट होंगे और अदरवाइज भी खाली होंगे, एंड यू कैन वे योर सेल्फ एवरी टाइम, और वो वेट कंपेयर करें कि आपका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मशीन टू मशीन, खाना पीना डिफरेंट, बाउल हैबिट्स डिफरेंट, आपका वेट टोटली डिफरेंट होगा और आप कहेंगे मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा वेट कम हो गया है। सो दैट इज वन प्रैक्टिस विच यू नीड टू डू। नाजिया वॉमिटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिस दिन डेट मिस होती है पीरियड्स की, उसके 7 दिन बाद ऑर्गेनोजेनेसिस कुदरत शुरू करती है, जिसका मतलब है कि ल्यूटियल फेज में जो आप खाते पीते रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फर्टिलाइजेशन तो 14वें दिन हो जाती है, तो आपकी डेट मिस होने पे आपका अलार्म बजता है दिमाग का कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। इसलिए अगर कोई मैं ऐसी चीज यूज कर रही हूँ जो बच्चे को हार्म कर सकती है, तो आपको 7 दिन दिए जाते हैं बच्चे के ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होने से पहले, कि आप या तो उसका हाफ लाइफ खत्म हो जाए, चीज का वो खुद खत्म हो जाए, और जो चीज आपके यूज की नहीं है वो डिसकंटिन्यू कर ले आप। दूसरी बात यह है कि 7 दिन बाद ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है और 10 वीक्स तक जारी रहता है। अब तक मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और अगले 4 हफ्ते माइनर चीजें होती हैं। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के डिफेक्ट आमतौर पे 14वें-16वें हफ्ते में अगर कोई चीज ऐसी लें जो टेराटोजेनिक हो, वो अबनॉर्मलिटी कॉज करती है। इसलिए रिमेंबर वन थिंग कि प्रेगनेंसी होने से पहले, होने के दौरान, डेट मिसिंग से पहले या बाद में औरत को कुदरत खाने पीने से रोक देती है कि अगर ये किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में भी नहीं जाती, मेडिसिन सारी, टेराटोजेनिस का कॉन्सेप्ट, सारी सिजेरियन की बातें पिछली 2 सेंचुरीज की बातें हैं। आदम दुनिया कब से चली आ रही है, कुदरत हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि प्रेगनेंसी में कुदरत टोटल खाने पीने से मना कर देती है ताकि कोई ऐसी चीज ना आप खा लें जो बच्चे में एबनॉर्मलिटी कॉज करे। वो मेडिसिन भी हो सकती है, वो एडिबल भी हो सकती है, वो कोई खाना भी हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो बच्चे में एबनॉर्मलिटी। सो देयर इज ए पर्पज ऑफ हैविंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ताकि खातून उन चीजों दिनों में ऐसा कुछ ना खाए। एंड यू मस्ट हैव विटनेस्ड कि 14वें हफ्ते या 16वें हफ्ते अचानक औरत की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है आई कैन ईट एनीथिंग, आई कैन लिव एनीवेयर, एंड मेरा सारा कुछ ठीक है। इसलिए वॉमिटिंग जिसको होती है उसको वॉमिटिंग होना फायदे की बात है, लेकिन अगर उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इरेगुलर करती हो
تو इंस्ट्रक्शन होती है स्मॉल मील्स एट स्मॉल इंटरवल्स, उसमें व्हीट बिस्किट सबसे अच्छे हैं, उसमें जो सिट्रस ड्रिंक्स हैं वो लोग टॉलरेट करते हैं, सेब सबसे ज़्यादा टॉलरेट होता है, स्मॉल मील्स एट स्मॉल इंटरवल्स, नॉन फ्राइड फूड, और ORS सबसे अच्छी चीज़ है जो आप लोगों को दे सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशन है। और अगर किसी की वॉमिटिंग स्टॉप नहीं होती तो उसको रिंगर की ड्रिप में 1 न्यूरोबायोन का 2 न्यूरोबायोन के टीके डालें। विटामिन थेरेपी एक्चुअली कंट्रोल्स नोजिया वॉमिटिंग इफ इट इज सीवियर। उसके बाद मैंने कौन सी बात करनी है, ज्यादातर लोग पूछते हैं मैं गर्म खाऊं ठंडा खाऊं, मैं चल फिर सकती हूं, मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। खुदारा सीढ़ियों से प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं होता। कोइटल एक्टिविटी सिर्फ उनको बंद है जिनको प्री टर्म लेबर है, क्योंकि जो सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं और वो लेबर की कॉज कर सकती हैं। अदरवाइज कोइटल एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगुलर मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ता, स्विमिंग से फर्क नहीं पड़ता, और ये बात आपकी टेक होम है, सीढ़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को कहें दिन में चढ़ते जाएं और उतरते जाएं, जहां दिल करता है चले जाएं। उसके बाद ये सारी बातें मैंने कर ली हैं। ये एक बड़ा रिवाज है कि प्रेगनेंसी के 36 वीक से बाद ना औरत खड़ी हो सकती है, ना चल सकती है, ना बैठ सकती है, तो रिश्तेदार कहते हैं कि तू बैठ के तपड़ी लगा, सफाई कर। ऑनेस्टली उसका फायदा जरूर है, क्योंकि जब भी आप स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठते हैं तो एंगल ऐसा बनता है कि हेड पेल्विस में एंटर हो सकता है, लेकिन इतनी तकलीफ मत दें लड़की को कि वो अपनी जान से आवाजार हो जाए। कैस्टर ऑयल इज यूजलेस और दूध घ्यो इज यूजलेस, क्योंकि दूध घ्यो का रास्ता और है और बच्ची की पैदाइश का रास्ता और है। लोग ये समझते हैं दूध घ्यो पीने से वजाइनल बर्थ कनाल स्लिपरी हो जाती है, तो वो ऐसा नहीं होता, उसकी स्लिप और तरफ जाती है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम से जिंदगी आवाजार हो जाती है और वो कंफ्यूज करती हैं उनको कि क्या फ़ायदा होगा या क्या नहीं होगा। तो यही आज का सबक था जो मैंने आपसे करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।